नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टूडू एस में। तो मामला हम देखेंगे करंट अफेयर में। एक है सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और इसके पति हैं धावल बुच। तो दूसरे साइड है हिडनबर्ग, एक रिसर्च फर्म है अमेरिका की। इसने काफी सारे घोटाले जो कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं, अर्थात जो कंपनियां हैं, कंपनियों में काफी सारे घोटालों का इसने उजागर किया है। ये है क्या, रिसर्च करने वाली एक फर्म है। किस तरीके का रिसर्च करती है? तो कंपनी से रिलेटेड, शॉर्ट सेलिंग से रिलेटेड और कंपनी का जो भी धोखेधड़ी है उसको उजागर करती है। हिडनबर्ग अमेरिका की एक रिसर्च फर्म है। क्या करती है ये? तो कंपनी में जो भी धोखेधड़ी होती है शॉर्ट सेलिंग के जरिए, उसके बारे में ये उजागर करती है। इसने वर्ल्ड में काफी सारी कंपनियों के बारे में उजागर किया कि किस तरीके से धोखेधड़ी करती है। और जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, उनके पैसे वो कहीं ना कहीं संरक्षित करने का काम करता है। ठीक काम करता है एक तरीके से। दूसरे साइड ये देख लीजिए, माधवीपुरी बुच, ये कौन है? तो ये सेबी की हेड है, पहली महिला सेबी अध्यक्ष है। करंट में भी पूछ सकता है, पहली महिला अध्यक्ष है सेबी की। सेबी क्या है? तो सुनते होंगे आप, स्टॉक या शेयर। भारत में जितने भी स्टॉक हैं, शेयर है, म्यूचुअल फंड है, उन सब का रेगुलेटरी एजेंसी है, एक नियामक संस्था है। नियामक वॉच डॉग करती है। बिना इसके परमिशन के कोई भी कंपनी शेयर जारी नहीं कर सकती है। और ये सरकारी है, एजेंसी है। तो सरकारी एजेंसी, इसकी हेड है माधवीपुरी बुच और पति है इसके धावल बुच। इन दोनों हस्बैंड वाइफ पे आरोप है हिडनबर्ग का। इन्होंने जानबूझ के अदानी की कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाया है। अब अदानी बीच में आ रहे हैं। तो एक बार थोड़ा मामला देख लेते हैं, बैक में क्या मामला है। मामला है पिछले साल का, 2023 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। देखिए, जनवरी 2023 से मामला स्टार्ट हुआ था। इसमें हिडनबर्ग में एक साइड हिडनबर्ग करी और दूसरे साइड अदानी। नाम जानते होंगे अदानी। ये अदानी वर्ल्ड के सेकंड नंबर पे रईस आदमी बन गए थे और करंट में अभी ये 11वें नंबर पे बिलियनियर है वर्ल्ड में। इनके पास टोटल संपत्ति 111 बिलियन डॉलर की है। जो अदानी है, इनका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है कि इनके कोई वंशज कॉर्पोरेट जगत में हो और पहले से इनके पास कोई पैसा हो। इन्होंने अपने काबिलियत के बलबूते पे, या जैसे भी कहें, इन्होंने एक अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी खड़ा किया और देखते देखते एनर्जी से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक की इन्होंने कंपनी बनाई है। तो अदानी किसमें काम कर रहा है? एनर्जी से लेके आधारभूत ढांचा, पोर्ट बनाना हो, बंदरगाह हो, हवाई अड्डे बनाना हो। तो अदानी इसलिए फेमस है। अदानी खासम खास माने जाते हैं बीजेपी के और प्रधानमंत्री मोदी के खासम खास आदमी। एक चीज को थोड़ा देख लेते हैं हम। तो अदानी ने एक साइड इन पे आरोप लगाया था हिडनबर्ग में कि इन्होंने अपनी 10 लिस्टेड कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी इसका शेयर होता है, हर कंपनी जो भी लिस्टेड होती है सेबी में, उसका शेयर जारी होता है और लोग शेयर खरीदते हैं। शेयर अलग अलग रुपए में रहते हैं, कभी 1000 में रह सकते हैं, कभी 5000 में। कंपनी भी डिपेंड करता है शेयर कैसे जारी कर रही हो। तो अदानी के पास काफी सारी कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनी है। इन्होंने 10 शेयर जारी किए। और मैं इससे पहले बता रहा था आपको कि पीएम के और बीजेपी के खासम खास आदमी हैं। काफी सारा इनको जो कॉन्टेक्ट मिला है और इन्होंने जो पैसा बनाया है वह बीजेपी के शासन काल में ही बनाया है। अर्थात इन्होंने इसी 10 से 11 साल के अंदर में पैसा बनाया है और देखते देखते 111 बिलियन डॉलर की संपत्ति अर्जित कर ली है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? निश्चित है कहीं ना कहीं इनको फेवर मिला है। अगर एनर्जी का कोई फैक्ट्री लगाना हो या प्लांट लगाना हो, मान लेता हूं, आधारभूत ढांचे का हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, तो सारा कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल कैसे रहा था? अदानी को मिल रहा था क्योंकि इन पे कहीं ना कहीं हाथ था बीजेपी का और देश के प्रधानमंत्री का। विपक्ष ने भी बार बार आरोप लगाया और विपक्ष के संसद में आप देखेंगे तो इसको
अदानी को और पीएम को, इन दोनों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। फिलहाल जो भी मामला हो, लेकिन इन्होंने पैसा बनाया। अदानी ने $111 बिलियन के आसपास इनकी अभी करंट में संपत्ति है। पिछले साल हिडनबर्ग ने जब 10 जो लिस्टेड कंपनी का शेयर है इसके मैनिपुलेशन का आरोप लगाया। मैनिपुलेशन मतलब शेयर है, शेयर का जानबूझ के स्टॉक बढ़ाना, प्राइस बढ़ाना। जैसे मान लेता हूं अगर ₹1 का शेयर है, ₹1 का शेयर है तो जानबूझ के इसमें कलाकारी किया गया है और इस ₹1 के शेयर को ₹10 किया गया है कुछ दिन के अंदर में। जबकि जो शेयर के दाम बढ़ते हैं और घटते हैं ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र रूप से है। इस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। इसके लिए एक नियामक बैठा हुआ है सेबी जो पूरा जांच पड़ताल करता है। तो इन्वेस्टरों की स्वतंत्रता है, किसी भी शेयर को खरीदे बेचे, और मार्केट डिसाइड करता है शेयरों की कीमत। हर चीज बाजार डिसाइड करता है किसी भी चीज का क्या कीमत होगा। लेकिन अगर एक साइड लगातार ₹1 के शेयर ₹10 बढ़ गए हैं कुछ ही दिन के अंदर में, देखते देखते, तो निश्चित है इसे बोला जाता है मैनिपुलेशन। जानबूझ के बढ़ाया गया। अब जब शेयर का दाम बढ़ता है लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, सोचते हैं और अधिक रिटर्न देगा ये। ₹10 का शेयर कुछ दिन में ₹20 हो जाएगा, ₹20 का शेयर कुछ दिन में ₹50 हो जाएंगे। तो लोग लगातार पैसा डालते हैं और अंत में वह शेयर क्या रहता है, गिर जाता है। फिर से घुमा फिरा के एक दर गोल पे आ जाता है जहां से चलना स्टार्ट किया था। इस दौरान सारा कमाई क्या हुआ, किसी के पास चला गया। किसके पास चला गया? जिसने मैनिपुलेशन किया, जिसने जानबूझ के शेयर का दाम बढ़ाया, लोगों को लालच दिलाया कि वो ज्यादा प्राइस देगा, लोग पैसा डाले और अंत में घुमा फिरा के शेयर का दाम गिर जाता है। तो मैनिपुलेशन में कुछ लोगों का हाथ होता है। इसी मैनिपुलेशन का आरोप हिडनबर्ग ने लगाया था अदानी पे और मामला चलता गया। अंत में मामला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दिया सेबी को। यहीं पे मामला फंस रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दिया किसे? सेबी को। 2 महीने के अंदर जांच करिए आप। सेबी ने मांगा 6 महीने, इसके बाद सेबी ने 3 महीने और मांग लिए, तो सेबी ने 9 महीने मांग लिए। सेबी का कहना है 2 महीने में जांच नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सेबी को 2 महीने के अंदर जांच करिए। सेबी ने 6 महीने मांगे तो जांच में लेट की सेबी और 3 महीने का और एक्स्ट्रा टाइम मांगा। बाद में सेबी ने अदानी को क्लीन चिट दे दिया, एक तरीके से समझिए, क्लीन चिट। मतलब अदानी के साइड से कोई भी स्टॉक का मैनिपुलेशन नहीं किया गया है, वह निर्दोष है। एक तरीके से क्लीन चिट इसको दे दिया गया। और सेबी ने दूसरे साइड हिडनबर्ग को, जो हिडनबर्ग कंपनी है अमेरिका की, उसके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। अर्थात अब हिडनबर्ग फंस गया। तो हिडनबर्ग ने आरोप लगाया सेबी के जो अध्यक्ष है मारी पुलिस के हस्बैंड का, इसने जानबूझ के लेट से जांच किया और क्लीन चिट दिया। क्यों दिया? अब यही मामला आता है, क्यों दिया? तो मामला है हित का, इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट। देखिए मामला है कन्फ्लिक्ट का, हित बोलते हैं इसे इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट, हितों का टकराव। हितों का टकराव जब आप सार्वजनिक पद पे हैं, जैसे माधीपुरी सार्वजनिक पद पे है, जब ये सार्वजनिक पद पे है, एक शासकीय पद पे है, लोगों का कल्याण भलाई के लिए इसका पहला दायित्व है। तो प्रथम दायित्व इसका क्या है? लोगों के लिए है। उसके बाद ही परिवार का अंत किसी लोग का है। अर्थात पहला हित किसका आना चाहिए? लोगों का हित पहला होना चाहिए। इसे ही बोला जाता है इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट। अगर दो के बीच में टकराव आ रहा है, एक साइड परिवार को प्राथमिकता दे कि लोगों को, तो इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट कहां पे आ रहा है कि माधीपुरी ये IIM से ग्रेजुएट है। बैकग्राउंड में देख लीजिए, IIM ग्रेजुएट है। लंबा समय इन्होंने बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में अपना करियर बनाया है। अब जब IIM अहमदाबाद से किया तो निश्चित है कंपनी में जॉब करेगी। आगे इन्होंने सिंगापुर में कंपनी बनाया,
अब हम जो इसके पति हैं, क्या नाम है पति का? टोबी बुश है, धावल बुश। ये खुद आईआईटीएन है। दोनों हस्बैंड वाइफ का लंबा कॉर्पोरेट कंपनी में एक इतिहास है। दोनों काम के अंत में सिंगापुर में कंपनी बनाया गया, और बाद में जब माधवीपुरी सेबी की हेड बनी तो इन्होंने सिंगापुर की जो भी कंपनी थी इसका सारा शेयर अपने पति के नाम पे कर दिया। अब इसके पति, इनका कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है? इसके पति का इन्वेस्टमेंट है अदानी की कंपनी में, अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट है। तो मामला समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि घुमा फिरा के हस्बैंड वाइफ का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था, अर्थात हित था इनका अदानी की कंपनी में। इन्होंने अदानी की कंपनी को बचाव किया और क्लीन चिट दे दिया और हिडनबर्ग को फंसाया। थोड़ा सा एक ब्रीफ में देख लेते हैं हम, क्या इस तरीके के मामले हैं? क्या ये निर्दोष हो सकती है? वो तो जांच का बात है, निर्दोष है कि नहीं है। लेकिन इस तरीके से एक मामला था, वीडियोकॉन। तो इस तरीके का मामला क्या था? एक साइड वीडियोकॉन था, दूसरे साइड चंद्रा कोचर और इसके पति। देखिए चंद्रा कोचर है, इसके पति है। चंद्रा कोचर कौन है? आईसीआईसी, याद होगा आपको बैंक, आईसीआईसीआई। इस बैंक की सीईओ रह चुकी है एमडी। तो चंद्रा कोचर, इसने अपने पति के कहने पे वीडियोकॉन को बिलियन डॉलर का फंड दिया था। तो बिना सिक्योरिटी रखे वीडियोकॉन को फंडिंग भी कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि चंद्रा कोचर उस पद पे थी। किस पद पे थी? तो बैंक की ये एमडी, जहां पे इसको परमिशन की जरूरत नहीं है, और इन्होंने $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया बिना किसी सिक्योरिटी के। बाद में वीडियोकॉन जो खुद घाटे में चल रही थी, मामला अंत में कहाँ गया? तो मामला अंत में गया सीबीआई के पास। चंद्रा कोचर को अरेस्ट किया गया, चंद्रा कोचर रिजाइन ले ली पर से, और मनी लॉन्ड्रिंग का केस अलग से चंद्रा कोचर के ऊपर चल रहा है। तो कुल मिला के फंड को प्राप्त कर लिया वीडियोकॉन। ठीक इसी तरीके से मामला दिखाई दे रहा है साफ साफ कि एक साइड माधवीपुरी है तो दूसरे साइड इनके पति हैं। दोनों कंपनी चला रहे थे, कंपनी में काम कर रहे थे। जो भी हो, माधवीपुरी ने बाद में त्याग पत्र दे दिया होगा कंपनी से, क्योंकि सर्वाधिक पद पे आने के बाद त्याग पत्र देना होता है। लेकिन पति तो अभी भी इनके चला रहे हैं कंपनी, और वो चला रहे हैं ब्लैक स्टोन में एक इक्विटी फर्म भी चला रहे हैं। ब्लैक स्टोन ये अमेरिका की इक्विटी फर्म में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है, ये निवेशक कंपनी है। तो ब्लैक स्टोन में इसके पति काम कर रहे हैं। अब पैसा कहाँ लग रहा है? तो पैसा लग रहा है अदानी की कंपनी में। दूसरा है RIET, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट सेक्टर समझिए। हिडनबर्ग का एक और आरोप है। हिडनबर्ग और अमेरिका के जो शॉर्ट सेलर हैं, हिडनबर्ग और अमेरिका के शॉर्ट सेलर समझ गए होंगे आप किसे बोलते हैं, शॉर्ट सेलर। खैर इसे बताऊंगा मैं भी। तो हिडनबर्ग शॉर्ट सेलर का और आरोप है कि जानबूझ के माधवीपुरी ने अदानी को तो लाभ पहुंचाया रियल एस्टेट कंपनी में जिसके पति का इन्वेस्टमेंट है, इसे भी जानबूझ के बढ़ावा दिया गया, प्रमोट किया गया रियल एस्टेट का, जबकि रियल एस्टेट की ऐसी वास्तविक रूप में भारत में स्थिति नहीं थी। उसके बाद भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को बढ़ावा दिया गया क्योंकि उसके हस्बैंड का पैसा था, और इसको निष्पक्ष दिखाया गया कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने पे कोई रिस्क नहीं है, ये बूम करने वाला क्षेत्र है, इसमें पैसा डाल सकते हैं, जबकि ऐसा हकीकत नहीं था। चाइना में क्राइसिस आया, मंदी छाने की स्थिति में है, तो चीन का रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। चीन की सरकार के ऊपर है, चीन की सरकार रियल एस्टेट में $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रही है। जब चाइना जैसे देश में रियल एस्टेट सेक्टर बूम नहीं कर पाया, दिवालिया होने के कगार पे आ गए काफी सारी कंपनियां, तो भारत की तो बात ही मत करिए। शॉर्ट सेलर क्या होता है? जो कि शेयर खरीदते हैं सस्ते प्राइस पे, शेयर खरीदे सस्ते प्राइस पे और उसे मार्केट में दिखाए शॉर्टेज के रूप में और बाद में अधिक मुनाफे के रूप में बेच दे। अर्थात कुल मिला के शॉर्ट सेलिंग करना, जानबूझ के दिखाना कि शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और उसे अपने पास रख लेना और किसी के मांगने पे, डिमांड पे उसे अधिक प्राइस में सप्लाई करना, इसे बोला जाता है शॉर्ट सेलर। कुल मिला के बाजार में डिमांड एंड सप्लाई का नियम ही चलता है। एक साइड मांग है और एक साइड पूर्ति है। बिना मांग और पूर्ति के बाजार काम नहीं करते। अगर बाजार को स्वतंत्र रूप से काम करना है इकोनॉमिक्स में, तो मांग और सप्लाई दोनों के बीच में किसी का भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए।
अगर मांग और सप्लाई में इंटरफेयर किया गया है तो इसे बोला जाता है मैनिपुलेशन। ठीक इसी तरीके से स्टॉक में भी होता है मैनिपुलेशन, तो शॉर्ट सेलर होते हैं। तो कुल मिला के इस तरीके का मामला दिखाई दे रहा है। अब निश्चित है कि सरकार तो जांच करेगी नहीं, क्योंकि सरकार को जांच करना रहता तो पहले ही सरकार जांच करती थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अडानी के खिलाफ सीबीआई और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का, एसआईटी बोला जाता है, इसको मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन विपक्ष शांत नहीं होने वाला है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो विपक्ष की भी भूमिका है। विपक्ष भी शांत नहीं होने वाला है। विपक्ष भी पिछले साल से ही अडानी का और हिडनबर्ग का जो मामला था, इसको लगातार उछाल रहा था, जांच कराने की मांग कर रहा था। और यह जांच के लिए बने, वह जांच करे पूरा मामला का। सिडबी के चेयरपर्सन, इसके पति का मामला हो या अडानी का मामला हो, और लगातार संसद में हंगामा चल रहा है। तो निश्चित है सरकार शायद बचाव कर ले एक साइड, तो दूसरे साइड इस तरीके से मामला चल रहा है संसद में। ये हिडनबर्ग कैसा हो सकता है? देखिए, हिडनबर्ग हो भी सकता है कि सही बोल रहा हो, या हो सकता है कंपनी को बदनाम भी कर रहा हो, लेकिन इसने काफी बड़ी बड़ी कंपनियों का पर्दाफाश किया है धोखेधड़ी। जैसे निकोला कंपनी का धोखेधड़ी के बारे में बताया, फिर क्लोवर हेल्थ, ब्लॉक इंडस्ट्री, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों का धोखेधड़ी के बारे में उजागर किया। काफी सारे इन्वेस्टरों का बिलियन बिलियन डॉलर बचा लिया इसने हिडनबर्ग ने। तो रिसर्च करने वाली फर्म है। जो भी मामला हो, अब सरकार को जांच करना चाहिए और फिलहाल तो इसे हटाना चाहिए। जो मालिक कोई बूझे उसके हस्बैंड है, और जो इन्वेस्टर है उसके हितों का हर कंडीशन पे बचाव होना चाहिए। जो इन्वेस्टर है, निवेशक है, उनका पैसा संरक्षित होना चाहिए। अगर भारत में सरकार चाहती FII प्लस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, तो इस तरीके के हरकत तो बिल्कुल नहीं चल सकते। लगातार जो शेयर के प्राइस गिर रहे हैं, और सेबी जैसे जो रेगुलेटरी संस्थान है, सरकारी संस्थान है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे, विश्वसनीयता पे अगर आंच उठे तो निश्चित सरकार को आगे आना चाहिए और उसे हटाना भी चाहिए, और निष्पक्ष रूप से जांच भी कराना चाहिए। जरूरत पड़े तो विपक्ष के जो संसद कमेटी की गठन की मांग है, SIT, उसे बनाया जाना चाहिए, और तभी भारत FII ला सकता है, क्योंकि वर्ल्ड का निगाह अब आ चुका है इस पे। सेबी को लेके वर्ल्ड में जितने भी वॉच डॉग हैं, बैंक हैं, इन्वेस्टर हैं, सबका नजर है। लगातार सुर्खियों में छाया हुआ इंटरनेशनल लेवल पे। तो भारत में निवेश कहाँ से आएंगे? जब निवेश नहीं आएंगे तो फैक्ट्री कहाँ से लगेगी? फैक्ट्री में लगेगी, रोजगार धंधे कैसे मिलेंगे? तो एक लोग का, दो लोग का बचाव करने के लिए पूरे देश की तो बलि नहीं चाही जा सकती। या तो दो लोगों का बचाव कर लीजिए, या तो जो देश है, देश की युवा पीढ़ी है, इसका बचाव कर लीजिए। देखते हैं क्या होता है आगे। बस आज के इतना ही, बने रहिए टुडू ऐस में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।